न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस महामारी की जिसने हर किसी की चिंता को बढ़ा रखा है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एक हफ्ते पहले तक जहां कोविड-19 के रोजाना 6 से 7 हजार नए मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा आज बढ़कर 37,379 पहुंच चुका है। बढ़ते संक्रमण के मामलों ने देश भर की सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। कोविड-19 के दिल्ली और महाराष्ट्र से एक बार फिर रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के करीब 5,481 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में कोविड के 11,877 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा 1800 के पार हो चुका है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1892 हो चुकी है, जबकि 766 मरीज ठीक भी हुए हैं। ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा मामले 568 महाराष्ट्र में हैं, जबकि दिल्ली में 382 केस अभी तक फिलहाल सामने आ चुके हैं। मंगलवार को जारी नए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए, जबकि 11,007 मरीज रिकवर हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 124 मरीजों की मौत हुई। देश में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,71,08,030 करीब बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक आए दिन अलग अलग शहरों से आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए और इस बीमारी की जिस तरह से गंभीरता को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, क्या वैसा हो रहा है, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए यूएस से डॉक्टर मेखला चंद्रा जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव जी भी है, एचओडी डायरेक्टर फोर्टिस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल भार्गव जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। हमने देखा था पिछले दिनों कोरोना के मामले कम होने लगे थे। जिस तरह से ग्राफ जो एक समय पर बढ़ा था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन अब फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कहां पर या तो कहीं की कमी रह रही है या अब और कितने ज्यादा बढ़ने की उम्मीद? देखिए, एक बात तो पक्की है कि जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से विश्व में मामले बढ़े हैं, डॉक्टर नेका जी यहीं पे हैं जो बताएंगे कि यूएस में किस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं। और उसी प्रकार से यूके में भी 2 लाख 2.5 लाख केसेस रोज आ रहे हैं प्रतिदिन। तो ये बात पक्की है और ये उन विकसित देशों की हालत है जहां पे वैक्सीनेशन 95% 1 डोज, 90% 2 डोज, 40 से 45% को बूस्टर, बच्चों की वैक्सीन सब लग चुकी है। उसके बाद भी केसेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, और ये वो देश भी हैं साथ में जिनको डेल्टा वेरिएंट प्रहार कर चुका है हमारे बाद। तो इसका मतलब ये है कि ये वेरिएंट जो है, जो डोमिनेंट वेरिएंट हिंदुस्तान में इस समय है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के आंकड़े देख लीजिए, 90% को 1 डोज लग चुकी है, 65% को 2 डोज लग चुकी है। उसके बाद भी मामले सडनली बढ़ने लगे हैं 25 दिसंबर के बाद से। तो ये ओमिक्रॉन की ही वजह से है, ये हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि 0.5% लोगों की जीनोमिक टेस्टिंग होती है, तो हम सारे मामलों की जीनोमिक टेस्टिंग नहीं करते हैं। मैं आपको अपने अस्पताल की बात बताता हूँ। 9 डॉक्टर जो डबल वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद भी उनको कोरोना हुआ है। जिसका मतलब ये है कि ये डेल्टा वेरिएंट नहीं है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ने किसी भी जगह पे ये नहीं दिखाया कि वो दूसरी बार करवाता है रीइंफेक्शन के रेट्स में या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के रेट्स में। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है जो हमको समझना चाहिए। धीरे धीरे डोमिनेंट इफेक्ट जो होगा वो ओमिक्रॉन वेरिएंट ही हो जाएगा, जैसे फ्रांस में हो चुका है। और जब पूरी पॉपुलेशन को या 70-80% पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, तब ये मात्रा कम आने लगेगी, जैसे हमने साउथ अफ्रीका में देखा है। तो आने वाले दिनों में हमें सचेत रहना है, हमें सुरक्षित रहना है, हमें सतर्क रहना है, क्योंकि मामले बढ़ेंगे तो उसमें से 0.1% लोग गंभीर हालत में अस्पताल भी आएंगे। ये समझना जरूरी है। अगर इसी चीज को हम 2-3 महीने में कर देते हैं तो हमारा सिस्टम ओवरवेल्म नहीं होगा। हॉस्पिटल सिस्टम अगर ये कम समय में आते हैं, 1 महीने में अगर 60,000 केसेस आते हैं जिनको अस्पताल की जरूरत है, अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन की, तो ये हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो यानी राहुल जी, फिलहाल जो स्थिति बनती नजर आ रही है उससे ये तो तय है कि एक बार फिर से देश को उन्हीं हालातों का सामना करना पड़ सकता है अगर एहतियात समय रहते बरती नहीं जाती। मेखला जी, सवाल आपसे भी है। अभी तो हम भारत की दिशा और दशा समझ रहे थे कोरोना की गंभीरता को देखते हुए, ओमिक्रॉन को देखते हुए। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो बहुत स्थिति बेहतर नजर नहीं आ रही है। वहां पर भी कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, ओमिक्रॉन के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा नेहा जी। जैसे डॉक्टर भार्गव ने मेंशन किया, यूएस में भी ओमिक्रॉन जो है मोस्ट डोमिनेंट वेरिएंट बन चुका है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। एंड आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा, आज 1 मिलियन केसेस इन यूएस इज लाइक द हाईएस्ट रिपोर्टेड केसेस एवर इन वन डे। तो दैट इज जी। ऑलमोस्ट लाइक 1 in 100% आप हर केस रिपोर्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज जब आप होम टेस्टिंग अवेलेबल है तो वो केसेस भी रिपोर्टेड नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी मात्रा एक्चुअली ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हॉलीडे वीक था, इसमें आपकी हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा देखी गई है यूएस में। इट्स रिजन टू लाइक 40%। तो हम हॉस्पिटल में आईसीयू एडमिशंस एंड हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा देख रहे हैं कंपेयर टू बिफोर द हॉलीडे वीक। तो ये एक्सपेक्टेड था। थैंकफुली इस बार थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड थे, बट ओमिक्रॉन जैसे रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, इट्स बिकमिंग मोर ऑफ अ फ्लड देन अ वेव। राहुल जी, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने समझा यूएस में भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन अगर हम फिलहाल दिल्ली की बात करें, हमने देखा कि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन की भी बात कह दी गई है, नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी है। ऐसे में दिल्ली में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ हम लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं कि वीकेंड्स में लॉकडाउन लगना चाहिए, और जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्या आप कारण मानते हैं? क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस आ रहे हैं उसमें रिकवरी रेट भी है, रिकवरी भी जल्दी हो रही है, लेकिन कोरोना के मामले एकदम से इतने ज्यादा बढ़ जाना। देखिए, तीन चीजें हैं इसमें समझना। एक, ओमिक्रॉन से ग्रसित होना, ओमिक्रॉन के ग्रसित होने के बाद हॉस्पिटल एडमिशन होना, और ओमिक्रॉन से हॉस्पिटल एडमिशन होकर मृत्यु होना। तो हमें ओमिक्रॉन अभी ये बता रहा है कि मृत्यु दर जो दूसरी वेव में डेल्टा की वजह से थी, उसके मुकाबले में ये बहुत कम है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हॉस्पिटलाइजेशन अभी दिल्ली में नहीं बढ़ा है, पर आप यूके और यूएस में देखें तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी बढ़ रहा है। बट हाँ, हाँ। एक रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोग वहां पे अनवैक्सीनेटेड भी हैं। अब ओमिक्रॉन होना मतलब नंबर्स का होना एक मात्रा है, और ये नंबर्स बढ़ेंगे क्योंकि वो तेज तरीके से फैलता है। उसके एवोल्यूशन मतलब ओमिक्रॉन की जो जन्म से लेके अभी तक की जर्नी है, उसमें उसने अपने ट्रांसमिशन रेट को बढ़ाया है, क्योंकि हाँ। वायरस मरना नहीं चाहता। वो विरुलेंस कम होती जा रही है, मतलब उसकी मृत्यु दर, मतलब इंसान को मारने की शक्ति कम हो रही है, बट उसकी ट्रांसमिशन रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ये बताते हुए कि वायरस जीना चाहता है, वो अपने होस्ट को मारना नहीं चाहता। क्योंकि अगर जी। होस्ट मर जाता है तो वायरस भी वही मर जाता है। तो इसके देखते हुए वायरस आगे की तरफ मूव कर रहा है। हमने जो गलतियां करी हैं, जिस हिसाब से आवाजाही की, यूके से लंदन से लोग आए और वापस ओमिक्रॉन फैला, इसके चलते हुए हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं कोताही बरती, मास्क नीचे किया, न्यू ईयर मनाया। न्यू ईयर में आप देख ही रहे थे किस प्रकार की भीड़ थी, और उसी प्रकार से रैलीज में किस प्रकार की भीड़ रही, ये देश से छुपा नहीं है। इसके चलते हुए ये एक्सपेक्टेड था। सोमिया स्वामीनाथन ने, डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने कहा कि देश में 20 लाख केसेस आ सकते हैं। बीके जी। पॉल जी। साहब ने कहा कि 14 लाख केसेस आ सकते हैं। आईआईटी कानपुर ने कहा कि 6 लाख केसेस आ सकते हैं, और वो देखता हुआ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप यूएस जैसे समृद्ध देश में, जहां पे वैक्सीन कवरेज 80-85% है, बच्चों को लग चुकी है, 5 साल से ऊपर के बच्चों में, वहां पे अगर राहुल जी, 10 लाख डॉक्टर राहुल केसेस जी, आते तो हैं। जिस तरह से आप पूरा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को, तो ये केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या ये मान लें कि तीसरी लहर का अंदेशा है ये एक तरह से? मैं ये कहूंगा तीसरी लहर आ गई है, तीसरी लहर का अंदेशा नहीं है। ठीक तीसरी है। लहर आ गई ठीक है, है। आप तीसरी लहर मान रहे हैं इसको, कि फिलहाल अब हम तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस 13,000, 23,000, 37,000 केसेस हर 5 दिन में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए 5 से 7 दिन में केसेस आपके 13,000 से 37,000 हो गए। वो भी तब जब आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर रहे, टेस्टिंग के लेवल्स पिछले हफ्ते कम हो गए, उसके चलते में भी केसेस बढ़ चुके हैं। इसका मतलब अगर आप सही में टेस्टिंग करेंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, तो ये 37,000 के मामले 60,000 भी हो सकते हैं। तो हम तीसरी वेव में हैं, हमें ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, सतर्कता बरतते रहना चाहिए। मास्क अभी भी आपका सबसे बेस्ट साथी है। बूस्टर डोज 10 तारीख को स्टार्ट हो ही रही है, बूस्टर जल्दी कर सकते हैं, सो दैट कम से कम लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़े और कम से कम लोगों की मृत्यु हो। क्योंकि आप देखिए, अगर जैसे ही कोविड होता है तो नॉन कोविड वाले मरीज सफर करने लगते हैं। आज एम्स की ओपीडी बंद हो गई, जहां पे डॉक्टर साहब, सेकेंड वेव में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। उस टाइम पे लोगों को
ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं कराए जा पा रहे थे, इतना ज्यादा क्राइसिस हो गया था, बेड नहीं अवेलेबल थे, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। तो क्या जिस तरह से अभी केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसी भी स्थिति बन पाएगी दोबारा, या फिर अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकती है? देखिए, कंट्रोल होगी क्योंकि हम पहले से ज्यादा समझ चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे हमारी अधिकांश पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगी थी। डेल्टा वेरिएंट खुद अपने आप में एक खतरनाक वेरिएंट था। ऐसे कोई भी आज हमारे पास चीजें नहीं है। हमारे पास बेटर दवाइयां हैं, हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, हमारे पास वैक्सीनेशन काफी लोगों को हो चुका है, हम इस बार बेटर प्रिपेयर्ड हैं, और खुद वायरस की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा विजिलेंस नहीं दिखा रही है। ठीक है, सुनामी नहीं होगी, बट हाँ छोटी वेव जरूर होगी ठीक जो है। हमको आने वाले 3 से 4 हफ्ते में परेशान कर सकती है, हाँ। डरा सकती है और पूरे देश के सेंटिमेंट्स को दबा सकती है। लेकिन मैं तो यही मानती हूं कि जिस तरह से हमने पहली या दूसरी वेव के दौरान जो हालात देखे हैं उससे अभी सभी लोगों को ये सीख लेनी चाहिए और एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मेखला जी, इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल कह सकते हैं कि इसमें है। हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी को हम मात दे सकते हैं। फिलहाल इस वायरस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी पर इसका कितना असर पड़ रहा है? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे यूएस में आप देख रहे हैं कि पीडियाट्रिक केसेस जो हैं वो सडनली राइज पे हैं। 66% इंक्रीज केसेस हैं हॉस्पिटलाइजेशन के इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। तो ये आपको इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि जैसे लेस देन 5 इयर्स ओल्ड बच्चे अभी यूएस में वैक्सीनेटेड नहीं है, और 5 to 11 की भी जो निकल गई थी वैक्सीन उसमें सिर्फ 15% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं। तो दिस इज जस्ट शोइंग इनडायरेक्टली कि अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं है या इम्यूनाइजेशन नहीं बनी है, आपने प्रीवियस डोजेस नहीं लगाई हैं, तो यू आर मोर एट रिस्क कि आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। और जो जैसे आपको अतिरिक्त बीमारियां हैं लाइक कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज वगैरह हैं, उन लोगों में ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन देखी जा रही है। तो ओवरऑल जिनमें इम्यूनिटी है दे आर एबल टू गो थ्रू दिस माइल्ड इन्फेक्शन है जैसे कि हम देख रहे हैं। बट जैसे कि बच्चे हैं, थोड़े बूढ़े लोग हैं, उनमें आपको थोड़ा सिवियरिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशंस एक्चुअली दिख रही है। तो ये जो वेव है माइल्डर है कंपेयर टू डेल्टा फॉर श्योर, बट जैसे बच्चों के लिए ज्यादा थोड़ा हमें और सतर्क रहना पड़ेगा, उनके लिए हानिकारक हो सकती है। राहुल जी, जिस तरह से हमने ये भी देखा था कि पिछली बार कुछ होम रेमेडीज भी थी जिनको हम इस्तेमाल में ला रहे थे। जब हमने देखा था कि पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में कैद थे, तो होम रेमेडीज को वो इस्तेमाल में ला रहे थे जिससे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जा सके और कोरोना जैसे वायरस को बचा जा सके। तो एक बार फिर दर्शकों की जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या क्या होम रेमेडीज हैं जिन्हें फिलहाल इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए इस्तेमाल में लोग ला सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो होम रेमेडी बहुत सिंपल है कि आपको मास्क लगाना जरूरी है। यूएस के सीडीसी ने ये कहा है कि जो आपका कपड़े का बना मास्क है उसकी कोई फायदा नहीं होता है, तो आप सर्जिकल मास्क और N95 मास्क का दोबारा प्रयोग करना स्टार्ट कर दें, ये अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जो भी हमारी आयुर्वेदिक या घर में हल्दी जैसी चीजें हैं या तुलसी जैसी चीजें हैं, वो SIP के समान है। वो एक दिन में काम नहीं करती हैं, वो सालों दर सालों लेते हुए तभी हम बॉडी की इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये बात पक्की है कि चिंता करना, अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना या स्लीप का प्रॉपर नहीं होना, इससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक पड़ती है। स्मोकिंग का इश्यू बहुत बड़ा है, लोग बहुत सारे स्मोकिंग करते हैं, उससे लंग्स आपके खराब होते हैं और लंग्स खराब होने के साथ में आपकी तीव्रता कोविड के साथ में बढ़ जाती है। तो आपको होम रेमेडीज के नाम पे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है मास्क से। और सर्दियों का मौसम है, नॉर्थ में एक शीत लहर चल रही है, तो शीत लहर के चलते हुए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, गर्म पानी पीना, गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करना आवश्यक रहेगा, सर्दी से बचना आवश्यक रहेगा। जो लोगों ने फ्लू वैक्सीन नहीं लगाई है, फ्लू वैक्सीन लगवाना भी आवश्यक है, क्योंकि हम ये नहीं जान सकते कि अगर किसी को भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी जो वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। उन्हें अभी भी जरूरी नहीं लगता कि हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए, पहला या दूसरा डोज, या पहला डोज ले चुके हैं तो सेकंड डोज अभी तक नहीं लिया है। वो अभी तक इस चीज को समझ पाने में मुझे नहीं लगता कि सक्षम है कि वैक्सीनेशन कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह भी शंका है कि वो भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं जो फुली वैक्सीनेट हैं। देखिए, बहुत सही बात कही। पहली बात तो आप ये बात समझिए, कोरोना वैक्सीन पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो आपको कोरोना होने से बचाएगा।
वो कहता है कि मैं कोरोना होने से बचाऊं या ना बचाऊं, पर मैं आपको अस्पताल में जाके आपके मोटे बिल बताने से रोक पाऊंगा और आपको मृत्यु के मुंह में जाने से रोक पाऊंगा। ने ये कही और टीका यही जरूर यही हम बताता चाह है। रहे हैं कि दर्शक समझे भी इस बात को। अगर जिस भी दर्शक, जो भी आपके दर्शक सुन रहे हैं, जो भी YouTube चैनल पे जाए, तो हाईलाइटिंग पॉइंट यही होना चाहिए कि कोविड का टीका कहीं ये नहीं बोलता कि आपको कोविड नहीं होगा, वो कोविड होगा, और अगर कोविड होगा तो वो माइल्ड वेराइटी का होगा, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टीके से आप देखिए कितने सारे लाखों लोगों की जान बची है, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेटेड थे अमेरिका में, डॉक्टर मेघला जी बताएंगी, जितने भी लोगों की मृत्यु हो रही है उसमें से 90% लोग वो है जो अनवैक्सीनेटेड है, ना कि वैक्सीनेटेड ग्रुप है। तो देखिए दूसरी वेव में, और अगर आप साउथ अफ्रीका का खुद डेटा देखें, जो लोग सुनना चाहते हैं, ये प्रत्यक्ष है अपने सामने, डेल्टा वेरिएंट से 2 टीके ने यूके को बचाया, यूएस को बचाया। डेल्टा वेरिएंट हुआ पर उनमें इतनी मृत्यु नहीं हुई जितनी हिंदुस्तान में हुई, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो मेरा आग्रह रहेगा कि ये वैक्सीन हेजिटेंसी हटाएं। वैक्सीन सेफ है। 138 करोड़ डोज लग चुकी हैं, पूरे विश्व में मिला के कुछ 1 ट्रिलियन डोजेस लग चुकी है। तो आप ये मान के चलिए, आप अनोखे नहीं है, ना आप आखिरी हैं जिनको डोज लगाई जा रही है। वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन के दुष्प्रभाव नहीं है। क्योंकि ये सवाल बहुत अपने ज्यादा जरूरी है। बच्चे अभी को भी कई वैक्सीन लोगों के लगाई मन में है। ये शंका रहती है कि वैक्सीनेशन अगर हम नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मैम ये बिल्कुल गलत शंकाएं हैं लोगों के मन में। वैक्सीन बहुत ही सेफ प्रूव हुई है। कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं है, जैसे डॉक्टर भार्गव कह रहे थे। और जो ये बच्चों में भी वैक्सीन आ रही है, 3rd डोज आ रहा है, अब तो यूएस में 4th शॉट की भी बात कर रहे हैं, बूस्टर की। मैंने खुद 3 शॉट्स लगाए हुए हैं। बिल्कुल आप प्लीज उसको लगाइए। गेट एज मेनी शॉट्स इन योर आर्म्स एज पॉसिबल, स्पेशली जब अप्रूवल मिला हुआ है। 2 और वैक्सीन का अप्रूवल मिला है इंडिया में, बच्चों को अप्रूवल मिला है अबव 15 years of age। तो डेफिनेटली आप प्लीज लगाइए। दिस इज अ बेस्ट शॉट ऑफ विनिंग अगेंस्ट दिस वायरस। इससे इम्यूनाइजेशन बनती है। फाइजर की भी स्टडी आ चुकी है कि 3rd बूस्टर डोज इज इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन इटसेल्फ। पहले तो डेल्टा की स्टडीज थी, अब ओमिक्रॉन की भी स्टडीज आ चुकी हैं। तो ये बहुत ही सेफ है, और जितना हम लगाएंगे उतनी ही हमारी इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट बनती रहेगी। कोशिश करेंगे कि दर्शकों को ये बताने का हमारा सिर्फ यही कारण है कि जिन भी लोगों के मन में ये शंका है कि वैक्सीनेशन अगर हम ले भी ले रहे हैं, पहला दूसरा डोज ले भी लिया है, उसके बावजूद लोगों को कोरोना हो रहा है, तो वैक्सीनेशन का क्या फायदा। लेकिन सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है लोगों को जागरूक करने का। खैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर मेखला और डॉक्टर राहुल दोनों का यही कहना था कि अभी जो परिस्थिति बन रही है उसका मतलब ये नहीं है कि आप डरें, पैनिक हो। पैनिक का माहौल, पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोगों को संयम बरतना है और एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर से दिल्ली और कोरोना की हम बात कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में राजधानी में 5481 केस सामने आ चुके हैं और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इस बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे केसों को देखते हुए डीडीएमए की आज बैठक हुई। इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम होगा। हालांकि सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को इससे छूट दी जाएगी। वहीं प्राइवेट ऑफिसेज में भी 50% कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम होगा। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए दिल्ली एम्स ने सर्दियों की बची हुई छुट्टियां 5 से 10 जनवरी तक रद्द कर दी हैं। एम्स ने सभी स्टाफ से जल्द ड्यूटीज पर लौटने को कहा है। इन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये बहुत तेजी से ना फैले। इसको जितना नियंत्रित किए जा सके, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्ट दवाई तो है नहीं, तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें, इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें, उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को, यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा,
केसेस ना बढ़ें इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहाँ यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, ये भी डिसीजन लिया गया। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि घबराएं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में कांग्रेस के मैराथन में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्राएं दब गई। एक तरफ तो हम कोरोना से बचने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि मैराथन की जा रही थी, बच्चियों के जूते चप्पल भी सड़क पर बिखर गए। इस मैराथन के वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बने। देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा संख्या में छात्राएं मैराथन में हिस्सा ले रही थी, तभी दौड़ते समय कुछ छात्राएं गिर गई। इसके बाद उनसे टकराकर अन्य छात्राएं उनके ऊपर गिर गई और उसके बाद आयोजनकर्ता छात्राओं की मदद के लिए बच्चियों को उठाते नजर आए। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राओं को हल्की चोटें भी आई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वो जोर दे रही हैं। उन्होंने इस चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का वायदा किया और इसके अलावा लड़कियों को स्कूटी, मोबाइल समेत तमाम वायदे किए हैं। वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं तक पहुंचने के लिए तमाम कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रही हैं। सोचिए, इतनी संख्या में जब लड़कियां एक साथ एक जगह इकट्ठा हो रही हैं तो नहीं लगता कि कोरोना का संक्रमण भी बढ़ेगा। तो अलग अलग राज्यों में नियम कानूनों में भी बदलाव किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर क्या किस समय बंद रहेगा, कहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कहां पर वीकली लॉकडाउन की भी शुरुआत हो गई है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जिस तरह से अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, वहां पर राज्य सरकारों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा, क्योंकि हालात दिल्ली में बहुत बेहतर नहीं है। आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी अधिकारी जो हैं वो घर से काम करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि 50% प्राइवेट दफ्तरों के जो कर्मचारी हैं अब घर से काम करेंगे, यानी वर्क फ्रॉम होम उनका रहने वाला है। बसें और मेट्रो ट्रेन पूरी क्षमता से चलेंगी, जो कि पहले सीमित कर दी गई थी, लेकिन अब पूरी क्षमता के साथ चलने वाली हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू है। वीकली लॉकडाउन की भी बात कह दी गई है। स्कूल, सिनेमा, जिम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, योगा इंस्टीट्यूट, वाटर पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात सिर्फ 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब वीकली कर्फ्यू लागू रहेगा। अब दिल्ली के बाद हम बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में भी सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क पूरी तरह से बंद हैं। प्रतिबंध है इन पर। 50% स्टाफ क्षमता के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर जो हैं वहां पर काम कर पाएंगे। यह प्रतिबंध गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत जिलों में लागू रहेगा। इसी के साथ मार्केट्स और मॉल शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। उसके बाद इन पर भी प्रतिबंध है।
ये भी नहीं खुलेंगे। बार और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ ही लोगों को बैठने की इजाजत दी जाएगी, यानी भीड़ भाड़ पर पूरी तरह बैन है। इसी के साथ दिल्ली और हरियाणा का जिक्र हमने किया। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में शादी समारोह और अन्य धार्मिक आयोजनों में सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों की ही एंट्री हो पाएगी। 20 लोग अंत्येष्टि में शामिल हो पाएंगे। तो इस तरह से लोगों को इकट्ठा होना होगा। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक यहां पर नाइट कर्फ्यू रहेगा। एमपी में सबसे पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, आपको याद दिला दें। उसके बाद जिन जगहों पर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि बीच हो या फिर खुला मैदान हो, वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी आपने जाना कहां पर क्या बंद रहेगा। पंजाब की बात करें तो यहां पर भी हालात अब बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पंजाब में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। पटियाला में आपने जाना आज 100 लोग एक जगह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा ताकि बच्चे एक जगह पर साथ में इकट्ठा ना हो। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद रहेंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो वहां पर कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे क्योंकि इनकी जरूरत है। तो सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, मॉल, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। जिम, स्विमिंग पूल, खेल परिसर ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। यहां पर आवागमन नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ अब एसी जो बसें हैं वो 50% क्षमता के साथ चलेंगी, यानी भीड़ भाड़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे। पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा का हाल आपने जाना। तो जिस तरह से एहतियात बरतने के लिए बार बार राज्य सरकारों की तरफ से अपील की जा रही है, हमारी भी यही कोशिश है कि आप लोगों को इस बात को जरूर समझा पाएं कि इस वक्त अलर्ट रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। यूपी ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इम्फाल में आज 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम ने अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर बनाए गए नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। मणिपुर में मोदी ने करीब 1850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। करीब 2950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की उन्होंने नींव रखी है। ये परियोजनाएं सड़क, बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासीय, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कला और संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। पीएम ने इम्फाल में 160 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक कैंसर अस्पताल की भी नींव रखने के साथ 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है। साथियों, याद करिए, कुछ साल पहले तक मणिपुर में पाइप से पानी की सुविधा कितनी कम थी। केवल 6% लोगों के घर में पाइप से पानी मिलता था। लेकिन आज जल जीवन मिशन को मणिपुर के जन जन तक पहुंचाने के लिए बीरेन सिंह जी की सरकार ने दिन रात एक कर दिया है। आज मणिपुर के 60% घरों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। जल्द ही मणिपुर 100% सैचुरेशन के साथ हर घर जल का लक्ष्य भी हासिल करने वाला है। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था
कि आपके दिल में किस बात का दर्द है। और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए, लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाइए। और भावना ये नहीं थी कि आपको कुछ देना है, भावना ये थी कि आपका सेवक बनकर जितना हो सके आपके लिए, मणिपुर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण सेवा भाव से काम करना है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इंफाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इंफाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे 1 का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में कई योजनाओं का ऐलान किया। पीएम ने कनेक्टिविटी मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूल और त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है। राज्य की पिछले सरकारों पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। कहा कि पहले यहां भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो सरकार यहां थी उसमें त्रिपुरा के विकास का न विजन था, ना ही उसकी नीयत थी। पीएम मोदी ने कहा गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। 21वीं सदी का भारत सबको लेकर, सबको साथ लेकर, सबके विकास और सबके प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य पीछे रहे, कुछ राज्यों के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे। ये असंतुलित विकास ठीक नहीं। त्रिपुरा के लोगों ने दशकों तक यहां यही देखा है। हीरा मॉडल H से हाईवे, I से इंटरनेट, R से रेलवे और A से एवरेज। उन्होंने कहा आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने अलीगढ़ में 660 मेगावाट का हरदू आगाज तापीय विद्युत परियोजना और 9 नग पारिक्षेपण उपकेंद्रों का लोकार्पण किया है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने पिछले 5 सालों में यूपी में किए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखते हुए विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अलीगढ़ जनपद के नागरिकों को 7,100 करोड़ रुपए से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, जिसमें 6,012 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट क्षमता की यह तापीय विद्युत परियोजना का लोकार्पण के साथ ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, जालौन, बांदा व मऊ में 822 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण का लोकार्पण और साथ ही गोरखपुर, महाराजगंज और मऊ में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 3 उपकेंद्रों का
जिनकी लागत 167 करोड़ रुपए है, इसका शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। जानता हूं, जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपने नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बाबा कालीचरण के विवादित बयान का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और बाबा ने बापू को लेकर विवादित बयान दे डाला है। नरसिंहपुर में सोमवार को भागवत कथावाचक तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को देशद्रोही बताया, जिसके बाद नरसिंहपुर स्टेशनगंज पुलिस ने विभिन्न धाराओं में तरुण मुरारी बापू पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल नरसिंहपुर के छिंदवाड़ा रोड स्थित वीरा लॉन में श्रीमद भगवत कथा का कार्यक्रम हो रहा था। इसमें कथावाचक के रूप में तरुण मुरारी बापू शामिल हुए थे। तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को लेकर कहा कि जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो कैसे राष्ट्रपिता हो सकता है, मैं उसका विरोध करता हूं, वो राष्ट्रद्रोही हैं। कहा कि महात्मा गांधी ना तो महात्मा हैं ना ही राष्ट्रपिता हो सकते हैं, बल्कि उन्होंने देश के टुकड़े कर दिए हैं। देखिए, सबसे पहला तो एक असत्य बोला जा रहा है, महात्मा, वो कोई महात्मा नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है वो राष्ट्रपिता, वो राष्ट्रपिता नहीं है। और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आरटीआई से आप जानकारी ले सकते हैं, वो निःशुल्क दी जाती है। इस राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा, मैं अपने शब्दों की अभिव्यक्ति की आजादी से कहना चाहता हूं, इस राष्ट्र को टू नेशन की थ्योरी देने वाला कोई व्यक्ति है तो वह है करमचंद गांधी, जिसने इस भारत के 2 टुकड़े करे। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है? इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति ना तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। देखिए, सबसे पहला तो एक असत्य बोला जा रहा है, महात्मा, वो कोई महात्मा नहीं है। और विवादित संत कालीचरण की गिरफ्तारी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के नेता लगातार कालीचरण की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। कालीचरण की गिरफ्तारी पर अब सवाल उठाया है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। कालीचरण की गिरफ्तारी पर कैलाश विजयवर्गीय ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी को कैसे घेरा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो कार्रवाई नहीं हो रही है, जो देखिए, मुझे लगता है कि संतों के बारे में कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा उचित भी नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि करें, पर हाँ, संयमित भाषा होना चाहिए। पर इस प्रकार कानून का उपयोग करना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाइश से भी की जा सकती है। हमने देखा है कि इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे, और वहाँ पर खुद राहुल गांधी गए उनकी पीठ थपथपाने के लिए। तमाम विपक्ष के नेता, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे आप पार्टी, उनके नेता गए। तो जब भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, भारत को टुकड़े होने की बात करे, तो आप उनकी पीठ थपथपाओगे। और कोई व्यक्ति अपने दिल के जज्बात को कहे तो उनके लिए बोलने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। और इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानदंड सुनिश्चित करना, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज 2022 के कैलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा कई मामलों में देश के अन्य दूसरी विधानसभा के लिए एक मिसाल है। उन्होंने इसके संदर्भ में और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज दूसरे वर्ष का कैलेंडर का विमोचन हुआ है। ये छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा गया था और ये सौभाग्य से 3 साल की यात्रा भी पूरी हो गई हमारी। तो हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं जिनके सहारे हमने यात्रा पूरी की और पक्ष विपक्ष को हमने बराबर समय दिया, बराबर अवसर दिया और सबसे सीखते हुए हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें हम सबका, आप सबका सहयोग रहा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत ही सफलता और सरलता पूर्वक हम 3 वर्ष की यात्रा पूरी करके 4थे वर्ष में आज कदम रखेंगे। आप सबने जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत। बढ़ते आगे, बोली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस साइबर सेल ने एक और गुरुग्राम से उत्तराखंड की महिला को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सोमवार को बेंगलुरु से मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसकी पहचान 21 वर्षीय विशाल कुमार के रूप में की गई। मुंबई पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी एक दूसरे की जान पहचान के हैं। विशाल पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसके साथ ही पुलिस ने अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि बोली ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की गई थी। इन महिलाओं की तस्वीरों के साथ उनकी अनुमति के बिना छेड़छाड़ की गई। महिलाओं की तस्वीरों को गिटहब प्लेटफॉर्म की ओर से होस्ट किया जा रहा बुली बाई एप्लीकेशन पर नीलामी के लिए अपलोड किया गया था। इसके चलते राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना को बुली बाई ऐप मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए एक पत्र लिखा। एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को चुनौती देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में 6 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आएगा। केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया था कि टाटा पूरी तरह भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एयरलाइंस को खरीदा है, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत हैं। बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे मंजूरी पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें राज्यसभा सदस्य स्वामी ने मौजूदा एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी अग्रिम कार्रवाई या निर्णय या अनुमति को रद्द करने का अनुरोध किया। स्वामी वक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की सीबीआई जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है। और देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए एम्स अस्पताल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत सभी फैकल्टी मेंबर्स की छुट्टियों को रद्द किया गया है और उन्हें कल यानी 5 जनवरी से वापस ज्वाइन करने के लिए कहा गया। यह आदेश एम्स की ओर से सभी कर्मचारियों को दिया गया। बताते चले कि इससे पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद कोरोना के बढ़ते संकट के बीच डॉक्टरों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था, यानी जिन जूनियर और सीनियर डॉक्टरों के कार्यकाल को 31 जनवरी 2020 को पूरा होना है उन्हें 1 महीने और काम करना होगा। एम्स में छुट्टियां 2 स्लॉट में होती हैं और सभी को 10 दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए एम्स ने अपने सभी फैकल्टी मेंबर्स को 5 जनवरी से ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दे दिए हैं। तत्काल प्रभाव से छुट्टियां खत्म कर दी गई। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर भी तेजी से फैल रहा है। इसी बीच ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट ओमिस्योर को आईसीएमआर की मंजूरी मिल गई है। ओमिस्योर किट से ओमिक्रॉन संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इसे टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। मौजूदा समय में ओमिक्रॉन की टेस्टिंग क्षमता भारत में काफी कम है। 5 से 10% कोरोना के मरीजों का ही ओमिक्रॉन टेस्ट हो पाता है। ऐसे समय में ओमिस्योर को मंजूरी मिलने से ओमिक्रॉन की जांच में काफी हद तक कहा जा रहा है कि मदद मिल पाएगी।
जब कहीं कोई मुश्किल आती है तो हमेशा सेना की ओर देखा जाता है, चाहे बाढ़ हो या कोई और प्राकृतिक आपदा। सेना हमेशा मुस्तैद रहती है और अब कोरोना के समय में दुर्गम इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए सेना ने कमान संभाल ली है। हिमाचल में इन दिनों काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इन्हीं बर्फबारी के बीच सेना के जवान दुर्गम रास्तों से होते हुए गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। कुल्लू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, आपके सामने है वो तस्वीर जिसमें सेना के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कुछ दिन पहले भोपाल में एक बच्ची पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला किए जाने की घटना को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि भोपाल में बीते काफी दिनों से आवारा कुत्तों का आतंक है, जो आने जाने वाले लोगों को अक्सर काट लेते हैं। बीते दिनों एक ऐसा ही वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें 4 साल की बच्ची को कुत्ता नोच रहा था। देखिए, एक कुत्ता नहीं है, इस तस्वीर में कई कुत्ते हैं जो 4 साल की बच्ची को अपना निवाला बना रहे थे और बुरी तरह से ये बच्ची इस दौरान घायल हुई थी। तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली है। इस दौरान एक राहगीर ने कुत्ते को भगाया, तब जाकर बच्ची की जान बच पाई। पुलिस के मुताबिक घटना भोपाल के बाग सिवानिया इलाके की है। घटना को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, बच्चों को सुरक्षित रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज शेयर बाजार में शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। दिन भर के कारोबार के बाद बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी। उधर दक्षिणी पश्चिमी चीन में एक निर्माण स्थल पर हुए लैंडस्लाइड में 14 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आधिकारिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि गुइझोउ प्रांत के बीजी शहर में सोमवार शाम को हुए लैंडस्लाइड के कारणों की जांच की जा रही है। लैंडस्लाइड के समय मजदूर एक अस्पताल के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी का निर्माण कर रहे थे। पहाड़ी इलाकों में बहुलता वाले गुइझोउ प्रांत चीन के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया कि रात भर तक चले बचाव प्रयास में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मैनेजरों द्वारा पैसे में की जाने वाली कटौती, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर ढीले नियम, पुराने होते बुनियादी ढांचे के परिणाम स्वरूप चीन में कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाएं बार बार होने वाली घटनाएं बन चुकी हैं और ये अपने आप में हैरत अंगेज घटना सामने आई है। और उधर तालिबान सरकार द्वारा अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब तालिबान ने नया फरमान जारी करते हुए महिलाओं के सामान्य बाथरूम इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। खामा प्रेस ने इस बात की सूचना दी। ये फैसला धार्मिक विद्वानों और प्रांतीय अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। ये प्रतिबंध उज्बेकिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी बल्ख प्रांत के लिए है। तालिबान ने जारी किए आदेश में कहा कि लोग घर में आधुनिक बाथरूम तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए पुरुषों को सामान्य बाथरूम में जाने की परमिशन है, लेकिन महिलाओं को हिजाब का पालन करते हुए पर्सनल बाथरूम में जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नए फैसले के आधार पर महिलाएं इस्लामिक हिजाब पहनकर सार्वजनिक बाथरूम की जगह पर्सनल बाथरूम में ही नहा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र के लड़कों को भी सार्वजनिक बाथरूम में जाने से बैन कर दिया गया। तालिबान पहले भी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस ने इससे पहले देश भर में महिलाओं की यात्रा को 45 मील तक सीमित कर दिया था। साथ ही अब कोई भी ड्राइवर 2 महिलाओं को अपनी कारों की अगली सीट पर नहीं बैठाएगा। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो इसके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।